नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने में तेजी जारी है। आपकी स्क्रीन पर प्राइसेस लेके आना चाहेंगे क्योंकि रिकॉर्ड हाईज हमने यहां पर फिर से बहुत सारी करेंसीज में बनते हुए देखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो $3315 प्रति आउंस का लेवल हम निकाल चुके हैं। भारतीय बाजारों में आप देख सकते हैं 95,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर अब यहाँ पर लेवल्स हैं। और जो वो 1 लाख की बातें लगातार यहाँ पर होती रही हैं, वहाँ से हम सिर्फ 5,000 रुपए ही दूर हैं। 2.5% की तेजी के साथ फिलहाल कारोबार। और आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $75 प्रति आउंस की तेजी अब तक एशियन और यूरोपियन मार्केट्स में हमने तय की है। अभी यूएस मार्केट्स खुलना बाकी हैं और आज काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन भी है क्योंकि यूएस फेड के जो चेयर हैं पॉवल, उनकी स्पीच है। और दूसरी बात है, यूएस का रिटेल सेल्स डेटा वो भी आना है, तो मार्केट्स यहाँ से भी रिएक्शन लेते हुए नजर आएंगे। अनचार्टर्ड टेरिटरीज में है बाजार, यहाँ पर करेक्शन का इंतजार तो कर ही रहा है, लेकिन जिस तरह का मोमेंटम है, अनसर्टनिटीज हैं, ये भी लगता है कि ये तेजी शायद आगे भी जारी रह सकती है। तो क्लियरली मुश्किल के हालात हैं अभी और उसका फायदा हमने सोने में एज अ सेफ हेवन यहाँ पर आता हुआ देखा है। जहां तक भारतीय बाजारों में खरीदारी की बात है, वो नंबर्स कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन पुराना सोना यहां पर एक्सचेंज हो रहा है। कुछ बहुत स्क्रैप गोल्ड भी मार्केट्स में आया है, तो उसका इंपैक्ट हमने भारतीय बाजारों में इस तरह से पड़ता हुआ देखा है कि इंडियन मार्केट्स में जो गोल्ड है वो डिस्काउंटेड लेवल्स पे है। इन एनी केस, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है और जिस तरह से भाव लगातार नए हाईज बना रहे हैं, खरीदार थोड़ा सा यहाँ पर साइडलाइंड हैं। लेकिन अक्षय तृतीया आते आते क्या यहाँ पर बाइंग लौटेगी, किस तरह के लेवल्स यहाँ पर मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जीजेसी के पास चेयरमैन नितिन खंडेलवाल हैं और साथ ही साथ उम्मीदमल त्रिलोकचंद जवेरी के ओनर कुमार जैन भी हैं। हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा जुड़ेंगे और उनके साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट प्रणव मेर। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और एक और दिन और एक और नए ऑल टाइम हाईज हमने मार्केट्स में यहाँ पर आते हुए देखे हैं। पहले चार्ट चेक ही ले लेते हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं करंट प्राइसेस को? अब किस तरह की रेंज अब अक्षय तृतीया तक यहाँ बन सकती है? जब से जिस हिसाब से प्राइसेस जा रहे हैं, इन प्राइसेस में ट्रेंड है फंडामेंटल से। एंड कभी भी मीन्स के मैं अब तक ऑब्जर्व किया है 2008-9 से लेकर आज तक देखे तो जब तक बॉन्ड यील्ड्स एंड डॉलर ने ट्विस्ट किया है तब तक प्राइसेस में रिकॉर्ड बने हैं। एंड मीन्स के इसमें ज्यादातर मेरा भी मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड ये लेवल पे फेवरेबल नहीं है। बट कमोडिटी मार्केट का फंडामेंटल थोड़ा अलग है, जहाँ पे आपको ट्रेंड एक साइड समझ नहीं आता तो एक या अवॉइड कर सकते हैं या उसमें बाइंग के प्ले कर सकते हैं। कॉन्ट्रा नहीं जाना है, जैसे आप भी आज पूरे दिन या अगले भी काफी शो में आपने हाईलाइट किया है कि काफी नेगेटिव रिपोर्ट आई थी बट प्राइसेस में कुछ भी करेक्शन नहीं आया, क्योंकि जब तक डॉलर इंडेक्स में करेक्शन है, डॉलर इंडेक्स नीचे हो रहा है एंड बॉन्ड यील्ड्स ऊपर है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि यूएस के बॉन्ड मार्केट में बिकवाली हो रही है और वो जो मनी आ रहा है वो मनी आ रहा है गोल्ड मार्केट में, बुलियन मार्केट में। तो जब तक फंडामेंटली देखे तो एनालिस्ट या फंड हाउसेस या चाइना खुद जब तक बाहर रहेगा तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में ये उछल जारी रहेगा। एंड डॉलर वाइज मुझे लग रहा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म या रेंज की बात करें तो 3270 का एक बड़ा रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस किया है। तो जब तक इसके नीचे नहीं जाता ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। और अपर साइड जो हर्डल है वो 3342 के करीब है, तो आई थिंक लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में यही रेंज में रहेगा। और इस टाइम मुझे लग रहा है कि अक्षय तृतीया में हायर रेंज पे ही मीन्स के बाइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस टाइम पे अभी कोई इतना ज्यादा रिवॉल्विंग फंडामेंटल नहीं है कि कोई फंडामेंटल में चेंज हो और प्राइसेस में बड़ी गिरावट हो। तो मुझे लग रहा है कि ये तेजी बनी रहेगी। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो जो ट्रेडर है वो ध्यान रखें। अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म का आउटलुक 1 महीने के बाद अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रेंड है वो फर्म रह सकता है। प्रणव, अब जैसे बात करी अभी रवि ने भी कि एक रिपोर्ट आई थी, सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस यहाँ पर 3200, 3500, 3700, 4000 तक की भी बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट ने बोला कि प्राइसेस यहाँ पर नीचे जाएंगे और हमने बाजार को इतनी ज्यादा उसके बारे में बात करता हुआ सुना। आप कैसे देखते हैं इस तरह की रिपोर्ट्स को और आपकी क्या सेंस है, कहाँ जाएंगे प्राइसेस? मैडम, जो हिसाब से मोमेंटम बना है मार्केट में, जो हिसाब से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस हिसाब से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि प्राइसेस एकदम से नीचे आ जाएंगे। एक करेक्शन डेफिनेटली ड्यू है। हमने एक जर्क भी देखा था पिछले हफ्ते में, जहां पे गोल्ड प्राइसेस ने एक डिप लिया था टुवर्ड्स $2950 टर्म्स में। इंडियन मार्केट्स में हमने देखा था 87,000 का, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया। इसका मतलब ये एक चीज है कि बाइंग, हर डिप पे बाइंग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है मार्केट में। डॉलर इंडेक्स एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि प्राइसेस को सपोर्ट कर रहा है। यूएस ट्रेजरी यील्ड्स डिक्लाइन हो रही है, तो ये और एक फैक्टर है जो पॉजिटिव मोमेंटम बना के रखा है। बट हाल फिलहाल जो फंडामेंटल जो डेवलप हो रहे हैं मार्केट्स में, वो एक चीज दर्शा रहे हैं कि अभी जो हर कंट्री अपने ट्रेड निगोशिएशंस के लिए रेडी है।
इवन चाइना का भी आज हमने आफ्टरनून में न्यूज देखा कि दे आर ऑल्सो रेडी टू सिट ऑन द टेबल विद टू निगोशिएट। तो ये थोड़ा नेगेटिव फैक्टर हो सकता है गोल्ड के लिए, हमें करेक्टिव मूव मिल सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। थोड़ा कॉशियसली हम ट्रेड करेंगे, हाँ, क्योंकि एक फेस्टिवल है, डोमेस्टिक मार्केट्स में प्राइजेस थोड़े एलिवेटेड रहेंगे, एक कंसोलिडेशन भी मिल सकता है, हमें टाइम करेक्शन आ सकता है गोल्ड में। बट इन भावों पे थोड़ा हम कॉशियसली रहेंगे गोल्ड प्राइसेस में। इंट्राडे की अगर हम बात करते हैं तो 94,800 का हमने एक सपोर्ट बेस बनाते हुए देखा है गोल्ड में दोपहर से। तो जब तक ये सपोर्ट बेस बना हुआ है, बायस थोड़ा पॉजिटिव की तरफ ही रहेगा गोल्ड का। तो यानी कि तेजी यहां से और भी देखने को मिल सकती है। आपकी स्क्रीन पे आप लगातार देख रहे हैं कि 2% की बढ़त के साथ एमसीएक्स पे और 2%, 2.25% की तेजी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिलहाल कारोबार है। नितिन जी, आपका क्या सेंस है प्राइसेस को लेकर, क्योंकि सभी एक यहाँ पर पॉइंट डालना चाह रहे हैं कि कहाँ प्राइसेस यहाँ से जा सकते हैं, अनचार्टेड टेरिटरी में है। सबसे पहले तो आपका भी प्राइस व्यू लेना चाहेंगे। देखिए मनीषा जी, पिछले 6 महीने से मैं ये देख रहा हूँ $2500 से कि करेक्शन आएगा, करेक्शन आएगा, करेक्शन आएगा। उस भरोसे काफी लोगों ने अपनी बस मिस कर चुके हैं। और आपने मुझे देखा है $1700-1800 से हम लोग बुलिश है, चाहे हमने स्टडी किया कुछ भी। मैं आपको 2-3 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। 12-15 साल पहले तक के, चाहे वॉरेन बफेट हो या फिर सबसे बड़े इकोनॉमिक जो थे रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड वाले, वो 15 साल पहले तक के बोलते थे कि गोल्ड और सिल्वर को छुओ भी मत। और पिछले 12-13 साल के अंदर उनके, अगर आप कितने भी यूट्यूब देख लीजिए, पर्सनल इंटरव्यू देख लीजिए, वो बोलते हैं कि बिटकॉइन और गोल्ड सिल्वर के अलावा किसी में इन्वेस्टमेंट मत करो। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। और ये $10,000-8,000 की बात कम से कम 5 साल से चल रही है। लेकिन आज जब $3500 के तरफ वो बढ़ रहे, तब अब लोगों को यकीन आना शुरू हो गया कि नहीं, अब ये सोना किधर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जिस हिसाब से हमारे ट्रम्प बाबा काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे प्रिडिक्शन उनके सामने फेल हो जा रहे हैं। एक के बाद एक 25% से लेकर 245 तक के टेरिफ उन्होंने लगा दिया है। और कब क्या करेंगे भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता नहीं कि ये करेक्शन आएगा, लेकिन कब आएगा? $3500 पे आएगा, $3700 पे आएगा, या $4000 पे आएगा? वेल जी हाँ, करेक्शन आना चाहिए, बाकी उसका इंतजार भी कर रहे हैं, लेकिन किस लेवल पे आएगा वो आपका सवाल बिल्कुल सही है। एज ऑफ नाउ कोई उसको प्रेडिक्ट यहाँ पर नहीं कर पा रहा है। कुमार जैन जी, आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ जाएंगे? मैं पहले वो एक चीज यहाँ से निकाल दूं कि प्राइसेस सबको क्या लग रहे हैं कि कहाँ जा सकते हैं? एकदम तेजी लग रही है। यहाँ पे बुलियन की जबरदस्त डिमांड है, हर कस्टमर आ रहा है, वो बुलियन लेके जा रहा है। लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सोना एकदम तेज जाएगा, इसलिए लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं। और जो पुराने सोने लेके आ रहे हैं, जिनके घर में शादी है, वो अपना पुराना गोल्ड लेके आ रहे हैं और रिसाइकिल कर रहे हैं। एक्सचेंज यहाँ जोरदार करेंगे। और अक्षय तृतीया की अलग से डिमांड है, अभी से लोगों ने बुकिंग की अक्षय तृतीया की। फिर हमको कॉइन चाहिए, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम क्वांटिटी में, सब जगह कॉइन पूरी ग्राहकी चल रही है। इस समय भी दुकान पूरी भरी हुई है, यानी कि खरीदारी यहाँ पर भी है। लोगों को लगता है कि आगे जाके सोने के प्राइसेस और तेजी में जा सकते हैं, तो बाइंग उस लिहाज से है। नितिन जी, ये चीज़ मैं आपसे भी जानना चाहती थी, क्योंकि रुक रुक के है ये बाइंग। कुछ लोग तो खरीद रहे हैं जिनको लगता है प्राइसेस ऊपर जाएंगे, लेकिन ओवरऑल नंबर्स हमने टोटलिटी में यहाँ पर नीचे आते हुए देखे हैं। पहला क्वार्टर इस कैलेंडर ईयर का कैसे देखते हैं आप वहाँ पर सेल्स? क्योंकि जिन लोगों से हमारी बात हो रही है उनका कहना है कि 30 से 40% की गिरावट वॉल्यूम में उन्होंने यहाँ पर आते हुए देखी है। देखिए, अभी सबने अपनी बैलेंस शीट क्लोज की है मार्च की, तब भी तेजी थी। और मैंने मेरे लाइफ में 45 साल में सोना कभी सस्ता देखा नहीं है। मैं आज भी एक डॉक्टरों के मीटिंग में जा रहा हूँ, सब जगह ये बता रहा हूँ कि आपने आपके लाइफ में सोना कब सस्ता देखा? 10,000 भी महंगा था, 50,000 भी महंगा था, 1 लाख भी महंगा लगेगा। तो सोना कभी भी महंगा लगेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि केवल मैं माफी चाहता हूं आपसे कि जो बुद्धिजीवी क्लास है, केवल वो बाइंग नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अपने अपने अलग अलग फंडामेंटल लगा रहा है। एक जो साधारण आदमी है, वो 50,000 के रेट से आज 95 के रेट तक के लगातार बाइंग कर रहा है। और जिन लोगों ने भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, वो पीछे रह गए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस समय ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सोना बाय में रहना है। थोड़े बहुत करेक्शन भी आते हैं तो आपकी सेकंड टर्म बाइंग की आपके लेवल आएंगी। बस एक सुविधा हमने इस अक्षय तृतीया को अपने ग्राहक को दे रखी है, जिसका हमको जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम लोगों से करें कि आप हमारे पास आके एडवांस देके बुक कर लीजिए। आज अगर आपने 95 के रेट में खंडेलवाल ज्वेलर्स में बुक कर लिया, सोने के भाव अगर 99 होंगे तो हम आपको बुक किए हुए रेट में देंगे। अगर सोना कम हो गया तो हम आपको घटे हुए रेट देंगे। उसकी वजह से कस्टमर का कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ है। तो ये हमने पुट और कॉल के अंदर इसको हेज करके रखा है। तो एक मैकेनिज्म सेट किया, तो इसके तरह से मेरे यहाँ और हमारे एरिया में कहीं भी सेल में कोई कमी नहीं है, और सबकी बैलेंस शीट अच्छे प्रॉफिट में और अच्छे सेल के साथ क्लोज हुई है।
अब जहाँ तक अक्षय तृतीया की बात है, जैसे आपने कहा प्री बुकिंग्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन अब आपको लगता है एक स्कीम्स ऑफर्स जिस तरह से यहाँ पर ज्वेलर्स ने दिया है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस चीज़ का? और दूसरा ये, अब जैसे आपने कहा कि बाइंग है यहाँ पर, लेकिन हर एक का एक प्री बजट है, तो वॉल्यूम में कुछ गिरावट लेकिन वैल्यू में एक हाइक, क्या ये ट्रेंड यहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, वैल्यू में गिरावट ये है कि लोगों का एक्स्ट्रा सेल नहीं हुआ। जो लास्ट ईयर उनका सेल था उतना किलो उनका सेल हुआ है, किसी का 2-4% ज्यादा हुआ, किसी का 1-2% कम हुआ। उसके रीजन भी काफी है, क्योंकि शोरूम बहुत आ गए। चेन स्टोर हर सिटी के अंदर 5-5, 7-7 के प्रमाण में 2-2, 3-3 मंजिलें दुकानें आ रही है, अच्छा सेल कर रहे हैं। तो सेल जो है वो स्प्लिट हो चुका है, इसलिए इसके अंदर ओवरऑल सेल में कोई कमी नहीं है। और वॉल्यूम टर्न के अंदर लोगों का 25 से 30% तक के बढ़ा ही है, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, समझ चुके हैं कि सोने में मंदी नहीं है, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। अभी एक व्हाट्सएप वायरल हुआ था 56,000 का, लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, और जिनको बाई करना था उन्हें बाइंग भी कर रहे। तो हम लोगों को एक अच्छा बेनिफिट मिला कि 15-20% जो है वो ओल्ड गोल्ड का सेलिंग हमारे पास आ रहा है, तो हमको लोकली अपना काम इसमें हो जा रहा है। लेकिन मंदा कोई जच नहीं रहा किसी को भी। कुमार जैन जी, क्या लाइट वेट और लोअर कैरेटेज अब यहाँ पर लोग लेने लगे हैं, या फिर जो 22 कैरेट यूजुअली बिकता है वो अभी भी जारी है? जो रेगुलर परचेजिंग कर रहा है वो लाइट वेट ज्वेलरी ले रहा है, और जिनकी वेडिंग परचेजिंग है अपना रिसाइकल गोल्ड पुराना लाते हैं, प्योर लाते हैं, वो बड़े बड़े सेट लेके जा रहे हैं। दोनों टाइप की खरीदारी हो रही है जोरदार, और बाकी कस्टमर कॉइन लेके जा रहा है। तो क्या ज्वेलरी खरीदार ज्यादा हैं या फिर इन्वेस्टमेंट यानी कि बार कॉइन्स वाले खरीदार इस वक्त ज्यादा नजर आ रहे हैं कुमार जैन जी? नहीं, शादियों के खरीदार है, शादियों के रिसाइकल गोल्ड के खरीदार है, और पुराने भी जो ले रहे हैं, थोड़ी मोटी छोटी मोटी कॉइन ले रहे हैं, कॉइन की बुकिंग है। तो एक बात आप दोनों से ही जानना चाहेंगे कि हम एक्सचेंज गोल्ड की कितनी बढ़त यहाँ पर देख रहे हैं? यहाँ पर भी यूजली 15 से 20% होता है, काफी सारे ज्वेलर्स ये बता रहे हैं कि 35-40% तक भी यहाँ पर एक एक्सचेंज गोल्ड आया है बाजार में। हाँ जी, बिल्कुल, पुराने गोल्ड की 40-45% करीबन खरीदारी हो रही है। हर कस्टमर आ रहा है वो पुराना सोना ही लेके आ रहा है, क्योंकि आदमी का बजट इतना भाव बढ़ गया है, आदमी के बजट की सोच के बाहर भाव बढ़ गया है, तो घर का पुराना सोना जो पड़ा हुआ है उसको लाकर एक्सचेंज कर लेते हैं। आप कैसे देखते हैं नितिन जी, कितना है अभी गोल्ड एक्सचेंज का परसेंटेज? देखिए, 10-15% से आपने सही कहा, 30-35% तक के आ चुका है। और इसके अंदर कंफर्टेबली बाइंग इसलिए लोग कर पा रहे कि एक तो शादियों का सीजन है, अक्षय तृतीया है, और मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अब इतना प्रचलित हो चुका है सोशल मीडिया से कि सोने के रेट बढ़ने वाले हैं। और आप अगर यूट्यूब पे जाइए या कहीं पे भी किसी लर्नेड इंटरनेशनल आप जो इकोनॉमिस्ट है उनको सुनिए, वो सोने का रेट 5,000, 7,000, $10,000 तक बता रहा है। सिल्वर में $50 की बात कर रहे हैं। तो जो लर्नेड लोग हैं वो भी अभी देखने लग गए कि आगे तो फ्यूचर बढ़ने ही वाला है करके, और स्प्लिट करके बाइंग कर रहे हैं। मुझे काफी लोग आते हैं कि 50% अभी लेंगे, 50% अगर घट गया तो फिर लेंगे, और ये मुझे सही भी लगता है SIP की तरह उनका इन्वेस्ट करना। तो यानी कि खरीदारी यहाँ पर बाजार में है। एक्सचेंज का गोल्ड ऑफ कोर्स बाजार में काफ़ी आ रहा है, क्योंकि सबके बजट के बाहर होता जा रहा है यहाँ पर सोना, लेकिन यहाँ से भी प्राइसेस ऊपर जाएंगे, ये सोच के खरीदारी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका, और कुमार जैन जी आपका साथ जुड़ने के लिए, प्राइसेस पर बात करने के लिए और क्या ट्रेंड्स हैं वो भी समझाने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर चांदी की, क्योंकि यहाँ पर भी तेज़ी बनी हुई है, और बाकी कमोडिटीज़ में कैसे करे कारोबार बताएंगे आपको। सोने में लगातार तेजी है, लेकिन चांदी को आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार है। अपने ऑल टाइम हाई से ऑफ कोर्स भारतीय बाजारों में चांदी में गिरावट देखने को मिली है, और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने 12 साल के हाईज देखे थे वहाँ से भी कुछ गिरावट है, लेकिन निचले स्तरों पर जिस तरह की बाइंग है, प्रणव क्या कहेंगे आप, कैसे ट्रीट करना चाहिए इसे? डेफिनेटली चांदी एक अपॉर्चुनिटी है जो गोल्ड, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाईज पर चल रहा है, रिकॉर्ड लेवल्स पर जा चुका है, चांदी में फॉलो अप बाइंग आ सकती है। मेटल्स में भी हमने देखी है काफी अच्छी रिकवरी आई है फ्रॉम लास्ट 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन से। थोड़ा कंसोलिडेशन मिल सकता है अगर चांदी में अपने को, हमें को थोड़ा अगर करेक्टिव मूव मिलता है टुवर्ड्स 95-500 की रेंज में, तो वो बेहतरीन लेवल होगा फिर से लॉन्ग पोजीशंस में ऐड करने के लिए। ऊपर की तरफ चांदी आपको ये 97,800, 99,000 तक भी जाने के चांसेस है, क्योंकि गोल्ड थोड़ा महंगा है, तो पीपल शिफ्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सिल्वर में भी बाइंग, फ्रेश बाइंग आ सकती है, और अगर मेटल्स का सपोर्ट मिल गया तो ये और भी तेज चल सकता है चांदी आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में।
मेटल्स को भी एक बार देखना चाहिए क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से यहाँ पर लौटती हुई नजर आई थी मार्केट्स में। हमने कॉपर में अच्छी खासी तेजी देखी थी, लेकिन अब सपाट कारोबार क्योंकि बाजार में अनसर्टनिटी ही इतनी ज़्यादा है कि मालूम नहीं पड़ रहा कि किस तरफ यहाँ पर टैरिफ जाएंगे। जो लेटेस्ट न्यूज़ रवि आई है वो ये है कि यूएस यहाँ पर टैरिफ चाइना पे बढ़ा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यूएस एंड चाइना शायद नेगोशिएटिंग टेबल पर भी यहाँ पर जाते हुए नजर आएंगे। कैसे देखते हैं आप इस कंफ्यूजिंग एलिमेंट को और जिस तरह का रिएक्शन हमने अब मेटल्स में आता हुआ देखा है? जब से ये कंफ्यूजिंग बना रखा क्योंकि पर्टिकुलर पहले 145% की बात हुई थी और अभी जो टैरिफ निकल के आए वो 245 है। हालांकि इसमें कंफ्यूजन क्या है क्योंकि ये वन साइडेड ही मार्केट देखता है, उसमें कंफ्यूजन ये था कि जो टैरिफ लगने वाले थे और 245% की बात चल रही है, ये थोड़ा स्पेकुलेशन है। ये अप टू 245% है। जो आइटम वाइज देखे तो हाईएस्ट निडल्स एंड सिरिंज पे 245% चाइना पे टैरिफ लगा है, बट उसकी एवरेज करें आप जो भी टैरिफ का लिस्ट है वो 145% होता है, तो वो 145% ही लगा है। हालांकि हाईएस्ट वो गए 245% तक। तो इस हिसाब से मार्केट ने इसको डाइजेस्ट किया। सेकंड जो बात निकल के आई कि अगर यूएस फेयर कंडीशन रखता है तो आई थिंक चाइना बात करने के लिए तैयार होगा और उन्होंने अपने नए नेगोशिएटर का नाम भी दे दिया। फिर भी मेटल्स में कुछ भी उसका इम्पेक्ट नहीं आया, ना तो बुलियन में कुछ सस्टेन रहा। इसका रीजन है कि अभी ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है। जब ऑफिशियल न्यूज आएगा या चाइना यूएस अनाउंस करेगी कि डेट से है नेगोशिएशन के, तब तक मुझे लग रहा है कि कोई सिग्निफिकेंट अपसाइड नहीं है। हाँ, कॉपर अभी भी उसके ऊपर स्टडी चल रही है, उस पर वो टैरिफ वाला कैंडिडेट है, तो मुझे लग रहा है यहाँ शॉर्ट से बचना चाहिए। बट जिंक एंड एल्यूमिनियम में जो डविशनेस है, जो वीकनेस है, शायद कंटिन्यू। जिंक में मुझे लग रहा है कि 248 के करीब बेच के चलना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 250, और डाउन साइड जो टारगेट है वो 244 तक आ सकता है। और अगर कुछ नेगोशिएशन की बात चलती है या कुछ पॉजिटिविटी आती है तो मेरे हिसाब से कॉपर एक बेटर प्लेस कमोडिटी है, करेक्शन के बाद एक अच्छे लेवल पे है। और कुछ टैरिफ की बात चले फिर से कॉमेक्स में प्राइजेस बढ़ना चालू हो गए, तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 832 से 835 काफी हम सपोर्ट है। ये सपोर्ट के बिटवीन शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर ले। स्टॉप लॉस 820 का लगा है। मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी यहाँ पे अगर आप 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन तक रुकते हैं तो 860 858 तक की रिकवरी वहां पर आ सकती है। प्रणव, आपकी क्या सेंस है विद इन द मेटल स्पेस, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, जहां पर पिछला हफ्ता काफी बेहतरीन था, इस हफ्ते एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन, इवन मार्जिनल डिक्लाइंस के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। एक नियर टर्म और एक स्लाइटली लॉन्गर टर्म की स्ट्रैटेजी मेटल्स के लिए क्या होनी चाहिए? अगर नियर टर्म की अगर हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कॉपर में, तो बायस थोड़ा कंसोलिडेट होगा मार्केट में। क्लैरिटी के लिए ट्रेडर्स वेट करेंगे कि भाई यूएस और चाइना के निगोशिएशंस अगर होते हैं फ्यूचर में तो उसका क्या आउटकम होता है। तो हमें लगता है जो रिकवरी आई है उसके बाद ये थोड़ा एक कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन लेगा कॉपर। हाँ, पर जैसे कि रवि जी ने बताया, अंडरलाइन बायस अभी भी पॉजिटिव है कॉपर का। 824 का हम सपोर्ट लेवल देख रहे हैं नीचे की तरफ में। जब तक वो सपोर्ट होल्ड करके चला है, चांसेस है ऊपर में ये 858 तक जाने की ऊपर की तरफ। बाकी मेटल्स की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम, जिंक थोड़े सेलिंग प्रेशर में रह सकते हैं। काफी अच्छा करेक्शन भी आया है, तो उसमें भी थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेटिव मूव हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में देख सकते हैं। बट अगर लॉन्गर टर्म पिक्चर देखें कॉपर का, तो जब तक ये नीचे में 780 790 के जो सपोर्ट लेवल से जहां से इस बार रिवर्स हुआ है, पिछली बार भी इसी लेवल से रिवर्स हुआ था, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता बायस पॉजिटिव ही रहेगा। कोई लॉन्ग टर्म ट्रेडर है या तो फिर कोई हेजर है जो अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट बाय करना चाहता है, तो अच्छे डिप पे ये लेवल्स बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं जहां पे वो बाय कर सकते हैं अपने या तो स्टॉक के लिए या तो फ्यूचर पोजिशनली भी अगर लॉन्ग में रह सकते हैं। ऊपर की तरफ कॉपर 900 920 की तरफ जाने के चांसेस फिर से ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये तो बात हुई मेटल्स की। करेंसी पर एक ध्यान देना चाहिए क्योंकि 100 के नीचे जब हमने जाता हुआ देखा है डॉलर इंडेक्स, उसका एडिशनल फायदा हमने कुछ कमोडिटीज़ में आता हुआ देखा है। ऑफ कोर्स सबसे बेहतरीन फायदा यहाँ पर सोने में आया है, लेकिन डॉलर रुपी में जो गेंस देखने को मिले हैं, और आज भी करीबन हमने देखा है कुछ तेज़ी के साथ यहाँ पर कारोबार है, मार्जिनल ही सही। लेकिन प्रणव, डॉलर इंडेक्स और रुपये में अब किस तरह की रेंजेस बनती हुई नजर आ सकती हैं? डॉलर इंडेक्स में 9880 का सपोर्ट पिछले हफ्ते बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और उसी के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, और 100 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा डॉलर इंडेक्स। तो अगर आप ये हफ्ते की आप रेंज देखें तो वो 99 नीचे में, 100 ऊपर की तरफ में, तो इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर 9880 डॉलर इंडेक्स ब्रेक कर जाता है तो ये इसमें और सेलिंग आ सकती है, इंक्रीज सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन लेवल भी है और वो भी वीकली चार्ट्स पर। तो हम डॉलर इंडेक्स को 95 50 इवन 94 लेवल की तरफ जाता हुआ देखते हैं। तो इसी
रेंज में अगर हम देखें तो इंडियन रुपी में भी अप्रिसिएशन हो सकता है। रुपी टुवर्ड्स 84 30 84 20 की तरफ जा सकता है, जो कि अभी 85 70 की तरफ चल रहा है। कच्चे तेल को आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर पिछले हफ्ते की तेज़ी आई, इस साल के हफ्ते की बढ़त के बाद हमने एक सपाट कारोबार जैसा होता हुआ देखा है। रवि, कैसे देखते हैं अब आप क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि 4 साल के लोज से बहुत दूर नहीं है लेकिन निचले स्तरों से कुछ खरीदारी ज़रूर लौटी है। सारे के सारे जो फंडामेंटल्स आए हैं वो डिमांड डाउनग्रेड करते हुए दिखे हैं, सप्लाई यहाँ पर एक्सेस रह सकती है। कैसे देखते हैं आप यहाँ से प्राइसेस? जर से ओवरऑल ट्रेंड वीक है एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से आपने राइटली पॉइंट आउट किया, सप्लाई अच्छी है, बढ़ रही है या बढ़ने की उम्मीद है, बट डिमांड में अभी भी कोई रिकवरी के चांसेस नहीं दिख रहे। और डिस्पाइट की लगातार एक से दो फंड हाउसेस, बड़े हाउसेस चाइना या यूएस के जीडीपी ग्रोथ का जो कट कर रहे हैं या इमर्जिंग बास्केट का ग्रोथ कट कर रहे हैं, एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से लग रहा है कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा एंड पर्टिकुलर सप्लाई की वजह से। और आप देखें काफी टाइम से वो 5350 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से शायद आज प्लस होगा। आज जिस हिसाब से ऑप्टिमिज्म है चाइना यूएस की ट्रेड टॉक का, आई थिंक तो वहां पे मुझे लग रहा है कि एक बार 6330 6340 यहाँ से 20-30 पॉइंट की और रिकवरी एक्शन हो सकती है। बट नियर अबाउट टू 6340 6350 मुझे लग रहा है कि बेच के चलना चाहिए। ऑल ओवर 64 का टारगेट ब्रेंट में, और डोमेस्टिक प्राइसेस में 5150 का टारगेट आ सकते हैं। तो लो ट्रेंड बेरिश है, और अभी भी मुझे लग रहा है कि जो उसका रिकॉर्ड लो है वो और ब्रेक हो सकता है। एंड फंडामेंटल में काफी चेंज हुए, लास्ट टाइम जब लो किया और अब लो किया उसमें सप्लाई बढ़ी और डिमांड कम हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मंदी का ट्रेंड है वो शायद आगे और भी कंटिन्यू होगा। प्रणव, जहां तक नेचुरल गैस की बात है, यहाँ पर कुछ सपाट कारोबार बनते हुए नजर आए हैं अपने। यहाँ पर किस तरह के ट्रेड्स आप देखेंगे आगे जाते हुए? नेचुरल गैस में 291 294 का रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना हुआ है आज के दिन में। एक चांस है कि शायद ये ऊपर में 288 290 की तरफ अगर जाता है तो ये एक सेलिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें अबव 292, क्योंकि काफी ज्यादा वोलाटिलिटी होती है नेचुरल गैस प्राइस में। और नीचे की तरफ टारगेट अगर हम देखें तो नेचुरल गैस में आता हुआ 272 265 की तरफ जा सकता है आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की अब बात करेंगे, और जिस तरह से हमने मानसून के फोरकास्ट आते हुए देखे हैं, जहां पर स्काईमेट ने 103 और आईएमडी ने 105% ऑफ एलपीए यानी कि नॉर्मल से अबव नॉर्मल मानसून की यहां पर बात की है। रवि, कैसे देखते हैं पहले तो इन फोरकास्ट को आप? पिछले साल 108% था, तो क्लियरली उसके आसपास की बारिश इस बार भी देखने को मिल सकती है। ऑनसेट को लेकर कुछ चिंताएं हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर रहने की उम्मीद है। कैसे देखेंगे आप एग्रीकल्चर एज अ होल को इसके इम्पैक्ट के हिसाब से? जल से इस टाइम काफी डाइवर्जन होगा क्रॉप में, ऐसा लग रहा है। पर्टिकुलर अच्छा रेनफॉल है, और अगर 104 102 भी रहा तो भी मुझे लग रहा है कि एक फार्मिंग इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव मानना चाहिए। हालांकि काफी जो कॉम्प्लेक्स है, आप देखो ऑयल सीड है, साथ में कॉटन कॉम्प्लेक्स है, लगातार प्राइसेस में ये हमने गिरावट नियर टर्म में फेस की है। तो मुझे लग रहा है कि फार्मर शायद सोइंग में इसका फोकस कम रखे एंड पर्टिकुलर डाइवर्जन होगा। डाइवर्जन कहाँ हो सकता है उसमें मुझे लग रहा है कि टर्मरिक है, सिलेक्टिव पल्सिस है, वहां पे साथ में कैस्टर है, वहां पे ये क्रॉप का डाइवर्जन हो सकता है, क्योंकि ये रेंज पे ना तो ऑयल सीड ना तो कॉटन कॉम्प्लेक्स में सोइंग करके कुछ मुनाफा एक्सपेक्टेड है। तो मुझे लग रहा है कि ये साल डाइवर्जन काफी होगा। और लास्ट में शुगर कैन भी मुझे लग रहा है कि इस टाइम फार्मर के अच्छे फोकस में रहेंगे, क्योंकि अच्छा अगर रेनफॉल होता है तो शुगर कैन एज वेल एज राइस, ये दो के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और दोनों की डिमांड इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक इथेनॉल की वजह से काफी बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि सिलेक्टिव क्रॉप है जो फार्मर के फोकस में रह सकते हैं, और अच्छा होगा। फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी अच्छी चलती है तो क्रॉप भी अच्छा होगा। और ये कमोडिटी ऐसे है कि जिसकी रिक्वायरमेंट अगर फिजिक मीन्स के खाने पीने में नहीं रही तो इथेनॉल का प्ले काफी अच्छा प्ले आउट होता है। और इथेनॉल में हमारा टारगेट भी हम गवर्नमेंट ने 30% तक ब्लेंडिंग का किया है 2030 तक। तो मुझे लग रहा है कि एज एग्री इकोनॉमी ये साल बढ़िया रहना चाहिए, और फार्मिंग एज वेल एज इंडस्ट्री दोनों के लिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए मुझे लग रहा है कि ये साल 2025-6 काफी अच्छा रहेगा।
और वेल एब्सोल्युटली, जिन भी लोगों से बात करें उनसे यही मानना है कि ये साल और आने वाले जो एक डेकेड है यहाँ पर एग्रीकल्चर के नाम रह सकता है। जिस तरह की फंडिंग हमने यहाँ पर आते हुए देखी है स्टार्टअप्स हैं और जिस तरह से सरकार का यहाँ पर पुश है, चाहे वो कार्बन क्रेडिट्स को लेकर है, ब्लेंडिंग को लेकर है या फिर काफ़ी सारी स्कीम्स जैसे DDGS एक्सेट्रा। रवि, आप एग्री में ही जैसे आपने कहा कॉटन ऑयल सीड पर आपसे एक सेंस लेना चाहेंगे, यहाँ पर क्या सीन बनता हुआ नजर आता है? क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीकल्चर जो कमोडिटीज़ हैं वो अनसर्टिनिटी में गिरी हैं, फिर चाहे वो कॉटन है या रबर है। चीनी में अगर पिछले एक महीने की बात की जाए तो हमने 12% तक की गिरावट यहाँ पर आते हुए देखी है। कोको, कॉफ़ी जैसी और कमोडिटीज़ में भी यहाँ पर गिरावट रही है अनसर्टिनिटीज़ को लेकर। चाइना की तरफ से जिस तरह से उन्होंने प्री बाइंग यहाँ पर की है, तो मॉनसून एक है, टैरिफ्स दूसरा है, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर में कैसा यहाँ पर कारोबार होता है वो ऑफकोर्स थोड़ी सी अभी अनसर्टिनिटी यहाँ पर है। इंटरनेशनल लेड कमोडिटीज को कैसे देखते हैं आप? जड़ से इसमें दो पार्ट है। एक तो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज जिसमें लग रहा है कि थोड़ा मंस के प्रेशर होगा, जिसमें कॉटन कॉम्प्लेक्स, कैस्टर है, जिसमें शायद लग रहा है कि इतना अच्छा साल ना हो। अभी भी लग रहा है कि जिस हिसाब से बारिश के एक्सपेक्टेशन है, स्टिल इस टाइम जिस हिसाब से कैस्टर के प्राइस है वहां पे फोकस होगा। हालांकि जो एसेंशियल कमोडिटीज है इसमें कहीं भी मंस के कितनी भी प्रॉब्लम हो, हमने कोविड जितना प्रॉब्लम भी फेस किया, फिर भी यहाँ पे डिमांड थोड़ी रहेगी। एंड पर्टिकुलर जो राइस है, वीट है, इसकी डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे लग रहा है यस, ये साल शायद जिस हिसाब से टेरिफ वॉर चल रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, एंड चाइना ने मींस के लाइक वो लूनार के बाद बड़ा बायर होता है, वो ऑयल सीड हो या वो कैस्टर ऑयल हो या साथ में आप देखें तो कॉटन कॉम्प्लेक्स हो, इसमें वो बड़ा बायर होता है। इस टाइम उसने अभी भी बाइंग का कोटा रिलीज नहीं किया है, तो मुझे लग रहा है कि ये एज ए कॉटन कॉम्प्लेक्स प्राइसेस के लिए थोड़ा नेगेटिव है। या ऑयल सीड के लिए अभी भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को रिकवरी होने में टाइम होगा। बट जो एसेंशियल कमोडिटीज है लाइक राइस है, वीट है, मेज है, ये सारे कमोडिटीज है, वो मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट दिस वोलेटिलिटी एंड अनसर्टनिटी यहाँ पे प्राइसेस एक उछाल पे रह सकते हैं, एक रिस्पेक्टिव लेवल स्टेबल हो सकता है। फेयर पॉइंट दैट। वेल ऑफ कोर्स काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मार्केट्स में है। मॉनसून एक ऑफ कोर्स एक पॉजिटिव है और जिस तरह का पुश यहाँ पर एग्रीकल्चर में है वो सपोर्टिव है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स का इंपैक्ट ऑफ कोर्स हम लगातार यहाँ पर प्राइसेस पे बनता हुआ देखते रह सकते हैं। वेल इसी के साथ बहुत शुक्रिया रवि, प्रणव, आपका साथ जोड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर, इवन करेंसी पर यहाँ पर अपनी राय देने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।